दोस्तों, आज की इस बुक समरी में हम जानेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसल द्वारा लिखा गया ये बुक, जिसमें हम जानेंगे कि पैसे को मनोविज्ञान, पैसे को कैसे हैंडल करें, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि पैसों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पैसों का सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं, बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है, वहीं कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार के हैं। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे, जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली आता था। वो एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वहाँ हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियाँ लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी थी, जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसे की गड्डियाँ देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वो अपने दोस्तों के साथ समुंदर के पास गया, जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समुंदर में ज़्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि उसका ये बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज़्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वो बैंकक्रप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं, जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वो एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। ये साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेट वर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वही 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब भी एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी। वो तो एक साधारण जीवन भी जीता था। जिसने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगा कर भूल जाता था। फिर वो कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसकी ज़रूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीख कर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो जाता है। दूसरा एक सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इसमें से नो वंस क्राई। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का जो फर्स्ट लेसन है वो नो वंस क्राई, जिसमें हम जानेंगे। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं इसमें कि लॉटरी टिकट का अमेरिकन जनता मूवीज़, वीडियो, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट्स और बुक्स के कंबाइंड अमाउंट से ज़्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर ना मिडिल क्लास, बस गरीब लोग। वो गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हज़ार अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे गरीब लोग वहाँ पर सालाना 30 से 35 हज़ार रुपये की लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। दूसरा में व्हाट फाइनेंशियल सेंस डज इट मेक? ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस से लॉटरी टिकट खरीदने का बनाता है? वो पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है, उससे वो लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, ये क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको और हमको क्रेजी लगता है वो गरीब आदमी के लिए रेशनल और विश डिसीजन है।
कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वो कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा सैलरी, वैकेशन, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर है, उतना ही कम हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। ये सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस हमें सिर्फ लॉटरी टिकट खरीद कर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको एक क्रेजी लगेगा, क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वो बहुत से लोगों को आसानी से मिला हुआ है। आप में से तो बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं, गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज़्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं, इंसान के अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूँगा वो आपको क्रेजी लग सकता है, जो आप डिसीजन लोगे वो मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपने इमोशन, सर्कमस्टांसेस और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। दूसरा लेसन है हमारा लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की कहानी बिल गेट्स साल 1968 में जब एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट थे जो कोई स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पूरी दुनिया में द लेक साइड स्कूल कुछ ऐसा स्कूल में से एक था जिसमें उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एलन लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वो लकी स्टूडेंट जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेक साइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के, लेकिन लक उनमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवेंस की बात करते हैं। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है कि अगर केंट इवेंस ने स्कूल ख़त्म किया होता तो वो निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग पार्टनर होते, लेकिन केंट इवेंस ने स्कूल ख़त्म ही नहीं किया। केंट इवेंस स्कूल में ही एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कंसेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवेंस बिल्कुल एक जैसे कैपेबिलिटीज रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वही केंट इवेंस लाखों लोगों में से एक वो इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क का फेस करना पड़ा। जहाँ शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब ये नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर्स है, लेकिन ये कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं भी होते हैं। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो ये मत मान बैठो कि आपने जो डिसीजन लिए वो सब सही रहे, तभी आप सफल हुए। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेल्योर का सामना करो तो ये मत मान लो कि जो आपने डिसीजन लिए सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए। सफल होते समय आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स थे। सफल होने पर भी कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक सभी फैक्टर्स आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दे। तीसरा लेसन है हमारा नेवर इनफ व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स।
मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं, जिनका जन्म कलकत्ता में हुआ, जो एक अनाथ थे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहने का बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फिर्म मिकेंसी के सीईओ बने, एमसी किंसी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे रोल में भी वो रहे। साल 2008 में उनकी नेट वर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज़। लेकिन ये भी उनके लिए काफ़ी नहीं था। वो करोड़पति से बहुत ही डिस्पैरेटली अरबपति बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सच्स, जो दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने का लक्ष्य में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन ना होने के कारण ऐसे काम किया जिसने उनकी इतने सालों की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी, जो कॉन्फिडेंशियल होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वो दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति, कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता। ये इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। ये बताता है कि इंसान को फाइनेंशियल एक गोल पोस्ट बनाना चाहिए, ऐसा गोल पोस्ट जिसमें आपकी सभी नीड्स और रीजनेबल वांट्स पूरी हो सकें। इसके बाद सब लालच है जो आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल स्किल है कि आप इनफ की डेफिनेशन ज़रूर बनाएं, उसके बाद रुक जाए। पैसों से ज़्यादा अपने परिवार और अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन ये स्किल अटेन करने से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसी सोच को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस इम्पोर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो अपने लिए क्लियर इनफ की डेफिनेशन बनाना, उस फाइनेंशियल स्टेटस को अचीव करने के डायरेक्शन को काम करना, उस डायरेक्शन में काम करना, फिर तो रुक जाना बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। दूसरा लेसन है, नेक्स्ट लेसन कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इतना मैसिव वेल्थ कैसे बनाया, उसके ऊपर लगभग 2000 किताब लिखी जा चुकी है। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है। वो एक लाइन है, दिस गाय हैज़ बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ सेंचुरी। हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे थे जब वो बच्चे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनकी $86.5 बिलियन की नेट वर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेट वर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद इकट्ठी ही किए। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फेनोमिनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो 75 साल से कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वो 30 साल के थे तब उनकी नेट वर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेट वर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वो इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वहाँ 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वो साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है।
तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेट वर्थ $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $86.5 मिलियन है। उसकी नेट वर्थ वॉरेन बफेट की नेट वर्थ से 99% कम है। समरी में ये कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या उसे री इन्वेस्ट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग की एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। नेक्स्ट लेसन है हमारा गेटिंग वेल्दी वर्सेज स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हम अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जांपल है, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस करियर और इन्वेस्टिंग सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। ये फाइनेंशियल स्किल भी वॉरेन बफेट के एग्जाम्पल से समझी जा सकती है। वॉरेन बफेट के साथ साथ उनके जैसे और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहे होंगे, फिर भी वॉरेन बफेट जैसी नेट वर्थ और किसी को क्यों नहीं हुई? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक सर्वाइव किया, अपनी वेल्थ को धीरे धीरे करके बढ़ाया, इसे कम नहीं होने दिया। उन्होंने अपने 75 साल के इन्वेस्टिंग पीरियड में करीब 14 रिसीजन देखे, लेकिन वो पैनिक नहीं हुए, अपने आप को बर्न आउट नहीं होने दिया, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही लुक्रेटिव डील छोड़नी पड़ी। रजत गुप्ता की तरह अपनी रेपुटेशन कभी स्टेक पर नहीं लगाए। उनकी जो सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी रही वो उनका अपना और अपनी वेल्थ का सर्वाइवल ही था। बस इसी सर्वाइवल ने उन्हें वो समय दिया जो दूसरे लोगों को नहीं मिला। उसी समय ने अपना जादू दिखाया। फिर कंपाउंडिंग नामक फार्मूला उनकी से नेट वर्थ इतनी ज़बरदस्त हो गई। तो ये था हमारा आज का साइकोलॉजी ऑफ मनी का समरी। तो सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने भी इस चैप्टर से कुछ तो सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। इस तरह से अगले बुक का भी समरी हम लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला बुक समरी का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।